बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी तक किसान लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही अपनी फसल बेच पाते थे। साथ ही कृषि उत्पाद समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर उत्पाद बेचने की राह में कई तरह की रुकावटें थीं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में उत्पाद बेचने में भी बाधा थी। नया अध्यादेश की मंजूरी के बाद इस तरह की बाधाएं खत्म हो गई हैं। किसान देश के जिस मंडी में चाहें अपनी फसल बेच सकेंगे। अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य एपीएमसी बाजारों की सीमाओं के बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर मुहैया कराना है, जिससे प्रतिस्पर्धा माहौल बने और किसानों को बेहतर सुविधाएं और भाव मिल सके। हमारे देश का जो कुल किसानी का क्षेत्रफल है और किसानों की संख्या अनुमानित 14 करोड़ के आसपास है, इसमें 85% किसान छोटा और मझोला है। तो बड़ा किसान तो सब प्रकार के साधन अपने आसपास इकट्ठा करने में सफल हो पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इस वजह से उसको समय समय पर परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव, उनका निर्णय करने का साहस, दूरदृष्टि और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अनेक ऐसे कार्य किए गए जिससे किसान को सुविधा बढ़े। 17-18 में अगर हम देखेंगे तो कृषि विभाग का बजट 41,850 करोड़ रुपए का होता था। आज यह बजट बढ़कर 1,35,000 करोड़ का है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करके अभी तक 9 करोड़ 54 लाख किसानों को लगभग 71,000 करोड़ रुपया उनकी जेब में डालने का काम हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। यह इतना बड़ा सरकार का निवेश एक मुश्त आज तक कृषि के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया गया। गत 2 वर्षों में 13,000 करोड़ किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 64,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों के माध्यम से की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सवाल हो या खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सवाल हो, सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई, उसमें फंडिंग बढ़ाई गई। टेक्नोलॉजी की जो मदद दी जानी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए। एफपीओ बने, कंपनी एक्ट में बने, कोऑपरेटिव एक्ट में बने, लेकिन समूह खेती शुरू हो जिससे किसान की क्रय करने की भी क्षमता बढ़े, उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़े, लागत भी उसकी कम आए और वो अपने खेत में उत्पादकता बढ़ाने में भी सफल हो सके और सामूहिक रूप से वो अपने उत्पाद का विपणन कर सके। इसके लिए 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस पर लगभग 6,866 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह भी एक तौर से सरकार की तरफ से खेती के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है।
ये अध्यादेश एपीएमसी पर खरीद की मौजूदा प्रणाली के पूरक के तौर पर काम करेगा। इससे उपभोक्ताओं का भी फायदा है। अब कम उपज वाले इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इस अध्यादेश में कृषि उत्पादों का सुगम कारोबार सुनिश्चित करने के लिए ई प्लेटफॉर्म बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कुछ भी उपकर यानी सेस या शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए विवाद समाधान की अलग व्यवस्था होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी मंजूर किया है। इसके तहत किसान प्रसंस्करणकर्ताओं, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा व्यापारियों और निर्यातकों को सीधे फसल बेच सकेंगे, यानी बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। एक और अध्यादेश जारी कर सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया है। इससे कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण भी किया जा सकेगा। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन कई बार महिलाएं भी कुछ ऐसा काम कर गुजरती हैं जिससे कि पुरुषों को भी उनका लोहा मानना पड़ता है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं राजकुमारी देवी जी से, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में खेतीबाड़ी के अंदर अपना ऐसा नाम कमाया है जिससे न केवल वो महिला किसानों में बल्कि पुरुष किसान भाइयों के बीच भी एक मिसाल बन चुकी हैं और आज वो किसान चाची के नाम से भी जानी जाती हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये दास्तान। ग्रामीण इलाकों में किसी महिला का घर से बाहर निकलना और अपने दम पर कुछ कर दिखाना भी आसान नहीं रहा। 20 साल पहले ये सोच और प्रबल थी। घर की दहलीज के बाहर अपने बूते कुछ करने का जज्बा मजाक की वजह और तानाकशी का कारण बन जाता था। राजकुमारी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बार जब कामयाबी ने कदम चूमने शुरू किए तो लोगों का रवैया भी बदल गया। ताना देने वाले उनकी तारीफें करने लगे और मजाक उड़ाने वाले गुणगान। भैया का शादी हुआ था तो टीचर ट्रेनिंग की हुई भाभी आई थी, कि भैया हमारे बड़े अतिथि हम लोग को नौकरी नहीं करने दिए तो आज वो रिटायर कर गए दरोगा से, तो कहते हैं कि राजकुमारी को नौकरी करने देते तो इतना नागाव नहीं होता। इसको उस समय हम नौकरी नहीं करने दिए, तो जहाँ ना जाना है तहाँ तो चलिएगा ना। और उस समय गांव में टीचर वाला होता था तो वो कहे कि महिला कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। उस समय हमको नहीं होने दिए। आज पछताते हैं कि नौकरी मैंने की हुई रहती तो एक जगह, आज कितना जगह इसको जाना पड़ा, कितना कठिनाई उठाना पड़ा, सब होवे किया। तो भैया अप्रसन्न रहते हैं हमारे। उस समय दरोगा थे, नहीं हमको होने। बात आज से 2 दशक पहले की है। राजकुमारी के ससुर ने
बेटों का बंटवारा कर दिया और यूं उनके पति अवधेश चौधरी के हिस्से में जमीन का छोटा सा टुकड़ा आया। इतनी कम जमीन पर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। वैसे भी उनके गांव आनंदपुर में तंबाकू उगाने का रिवाज था। अधिकतर एक ही फसल पर निर्भर होने की वजह से किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। इसी मजबूरी ने राजकुमारी को घर की दहलीज लांघकर खेतीबाड़ी का काम अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया और इसी तरह राजकुमारी का मिट्टी के साथ संघर्ष शुरू हुआ। वो साइकिल से सफर करती, खेत के नए गुण सीखती और फिर उन्हें अपने खेतों में आजमाती। संघर्ष बड़ा था, लेकिन इस महिला के हौसले भी उससे ज्यादा बुलंद थे। महिला होकर काम कर रहे थे तो हमको बहुत परेशानी उठाना पड़ा। कहे कि एक तो हम जाति से होशियार थे और परिवार हमारा अच्छा था, हमारे घर के परिवार के लोग अच्छे थे। फिर भी हमको तकदीर में हमको 2 बेटी, हमारे पति नहीं कुछ काम कर रहे थे तो हमको सौतेली सास थे, बार बार उदाहरण देती थी जो कैसे बेटी से का ब्याह होगा, ये होगा, वो होगा। और समाज में खाना बनता तो वो लोग अच्छा खाना खाते, हमको माने जैसे रोटी सब्जी ऐसे ही माने खाना तो मिलता था हमारे पति को, चाहे हमको, चाहे हमारे बच्चों को। इसी तरह करते करते वो लोग हमको बांट दिए। तानों और फब्तियों से बचने के लिए शुरुआत में राजकुमारी देवी ने सूरज उगने से पहले और शाम में सूरज डूबने के बाद अपने खेतों में जाना शुरू किया। वे जानती थी कि उनकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और उनके परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने पहला काम ये किया कि तंबाकू की प्रचलित फसल को छोड़कर केला, आम, पपीता, लीची, नींबू और ओल की खेती शुरू की। जैसे शाम को सवेरे उठकर काम करते थे और धीरे धीरे काम विस्तार होने लगा। लोग से सीमा हम किए, जो लोग के सामने में काम न करेंगे भोरे कर लेते थे, शाम को हम करते थे। बच्चे 3 थे तो उनको छोट खटोली था, उसी पर रात को बैठा करके तोरी उखाड़ना, अरे जो भी काम था करने में खराब लगता है तो वो सब हम काम करते थे। काहे कि बच्चे को किस पर छोड़ कर जाए, घर एगो था उसमें ताला लगा देते थे, लेकर उसको खेत में चल जाते थे। इसी तरह करते करते हमारे पति खैनी बेचे, सब्जी बेचे, हम भी उसका पूरा काम खेती का काम हम बॉडी में सब चला लेते थे। राजकुमारी देवी की मेहनत जल्द रंग लाने लगी। इस रंग को पति अवधेश चौधरी ने महसूस कर लिया था। अब वो अपनी पत्नी का सहयोग करने लगे। इससे खेती में 4 चांद लग गए। लीची की पहली ही खेप में बम्पर पैदावार हुई। मुनाफा भी आश्चर्यजनक रूप से 2 गुना हो गया। शुरुआती सफलता के बाद राजकुमारी देवी ने प्रयोग का दूसरा दौर शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गोभी, टमाटर, धान और सोयाबीन की फसल उगाई। इस बार नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। कामयाबी समाज की सोच को बदल देती है। अब गांव के लोग राजकुमारी को गंभीरता से लेने लगे, बल्कि उनका समर्थन भी मिलना शुरू हो गया। राजकुमारी देवी का मकसद सिर्फ अपने लिए मुनाफा कमाना नहीं था, वो जमाने को साथ लेकर चलना चाहती थी। उन्होंने गांव के लोगों को तंबाकू की जगह फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उनका ज्यादा जोर जैविक खेती पर था। हालांकि जैविक खेती की प्रेरणा भी कोई आसान काम नहीं थी। बाहर निकलने से शिकायत होता था, काहे कि उस समय हमारे समाज में महिला नहीं निकलती थी हम लोगों के परिवार से। तो हमारे पिताजी संबंधी लोग ये लोग विरोध करते थे कि भाई हमारी पत्नी खेत में जाके काम कर रही है। तो और हमको भी बुरा लगता था, वो लोग कहते थे और हमको भी बुरा लगता था। हम रोकते थे लेकिन ये नहीं रुकी, नहीं मानी, करती गई। तो जब कुछ अच्छा रिजल्ट आने लगा, कुछ लोग अच्छा इसको कहने लगे, तो हमको भी अच्छा लगने लगा। राजकुमारी देवी खुद खेतीबाड़ी के नए गुण सीखने के लिए दिल्ली में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र आने जाने लगी। कृषि मेलों में अपने उत्पाद लेकर पहुंचने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में भी रहने लगी। सरकारी संस्थाओं से जुड़कर राजकुमारी देवी को इस बात का एहसास होने लगा कि खेत से आगे भी खेती की बहुत बड़ी दुनिया है। इस तरह उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में हाथ आजमाना शुरू किया और अचार, जैम और चिप्स वगैरह बनाकर लाखों की कमाई करने लगी। साइकिल चलाने की वजह से वो पहले साइकिल चाची के नाम से मशहूर हुई, लेकिन बाद में उनकी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में हुई तो किसान चाची कहलाई जाने लगी। अपना उत्पाद को लगाते थे तो उसमें हमको प्रथम पुरस्कार मिलता था। और कृषि विज्ञान के सरैया में था तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, तो उसमें सब चीज़ का ट्रेनिंग उन लोग को, महिला लोग को दिलवाए। जैसे सिलाई का, टेलीवियर का, मधुमक्खी का, मछली का, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब कुछ का ट्रेनिंग हुआ।
और हम भी ट्रेनिंग लिए थे। तो खाद्य प्रसंस्करण का अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, इस सब का ज्योति मैडम ट्रेनिंग दिए। तो इसके लिए हम अपने ग्रुप का प्रिजर्वेशन का काम किए। हम तो पहले पैक पन्नी में 5 रुपया 10 रुपया करके बेचे, बाकी धीरे धीरे जब काम बढ़ने लगा और लोग का चॉइस होने लगा, कोई किसान चाची, अब किसान चाची उस समय नहीं थे, साइकिल वाली चाची थी, देवी जी लोग कहता था। धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो अब अपना कागज़ पर लिख करके डिब्बा पर साट के, पन्नी पर साट के, माने स्वयं सहायता समूह लेके अनंतपुर ज्योति कका कैसे बेचते अब तो ज़्यादा हो गया, तो अब विस्तार बिकता है। किसान चाची गांव की महिलाओं को भी खेती से जोड़ने की मुहिम में जुट गईं। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांव की महिलाओं ने राजकुमारी देवी की तकनीक को अपना लिया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की मुहिम चलाई। देखते ही देखते अकेले सरैया ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 35 हो गई। राजकुमारी देवी पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें किसान श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। छोटे से खेत से शुरू हुआ राजकुमारी देवी का सफर आज कई मंजिलें तय कर चुका है। मन में अगर लगन हो या कुछ करने का जज्बा हो तो संसाधनों की कमी और समाज का विरोध कोई मायने नहीं रखता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, जब आप खेती किसानी करते हैं और अगर आप आधुनिक तरीके से खेती किसानी करते हैं तो उसमें कई तरह के सवाल जो हैं वो आपके मन में उठते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर कृषि विशेषज्ञ से दिलवाएं। तो आइए आज के हमारे इस कड़ी में शामिल करते हैं आपके ही द्वारा पूछे गए कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल की बुआई से पहले जो 2.5-3 महीने का हमारे पास अवधि होती है उसे हम ग्रीष्मकालीन या जायद ऋतु भी कहते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वो इस अंतराल या इसमें कम अवधि की एक फसल लेकर अपनी आमदनी को, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसमें किसान भाइयों के पास बहुत से विकल्प है, लेकिन एक जो बहुत अच्छा विकल्प है वो है जायद मूंग या उर्द की खेती। तो आज हम जायद मूंग के उर्द और खेती के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बुआई का समय। इसमें आपको जैसे ही आपका खेत खाली होता है, मान लीजिए आपने सरसों की कटाई की या चने की या गेहूं की, तो जैसे ही खेत खाली हो मूंग की बुआई आपको 15 अप्रैल तक कर देनी चाहिए और उर्द की जो बुआई है वो आपको 5 अप्रैल तक कर देनी चाहिए। तो समय पर बोई गई जायद उर्द और मूंग की फसल अभी करीब 40-45 दिन की किसान भाइयों के खेत में होगी। तो इस समय हमें किन सस्य क्रियाओं का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमें अधिक से अधिक उपज मिले, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फसल चक्र जो आपका सघनीकरण भी हो गया, इसके कई लाभ हैं। यानी कि 2 की जगह आपने एक ही साल में 3 फसलें ली है। और अगर आप अपने खेत में कोई एक सीज़न में भी, मान लीजिए खरीफ, रबी और जायद में से किसी एक सीज़न में भी अगर आप कोई दलहनी फसल लेते हैं तो उसके अपने बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये मनुष्यों के लिए प्रोटीन का मुख्य आहार है। हमारे यहाँ पे शाकाहारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसके कारण जो बचा हुआ आपका चारा है वो भी बहुत पौष्टिक होता है। उसके अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है जो पशुओं को मिलता है। और अगर अपन भूमि में भी जब दलहनी फसल लगाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा ये बहुत अधिक मात्रा में फसल की जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है। यानी इसको दलहनी फसलों को इसीलिए हम चमत्कारी फसलें भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन जैसे बताया गया कि जायद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बुआई का समय आपने देख लिया, उसके बाद सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जहाँ भी सिंचित क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आप भारत के जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान है या पश्चिमी ये उत्तर प्रदेश है, उन सभी में धान और सरसों की कटाई के बाद में हम जायद मूंग और उड़द को लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपको पहले पलेवा देना है और फिर हम बुआई करते हैं। तो शुरुआत में 20-25 दिन तक आप कोई सिंचाई ना दें, उसके बाद हर 12 से 15 दिन के अंतराल पर आपको एक सिंचाई उपलब्ध करानी होगी। यदि बारिश आ जाती है तो आप इस अंतराल को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब फूल से जब आपकी फली बनती है और जब फली में दाने भरने लगते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में फसल को नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इन 2 क्रांतिक अवस्थाओं का किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा।
और इसके बाद खरपतवार, क्योंकि बहुत ही इसमें दलहनी फसल है, वैसे तो फसल जो है वो ग्राउंड को घेर लेती है, लेकिन फिर भी खरपतवार की समस्या इसमें देखी गई है। इसके लिए है श्रेष्ठ यही होता है कि आप निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई करने से भूमि में वातन भी बढ़ता है और खरपतवारों से भी आपको छुट्टी मिलती है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किसान भाइयों बहनों, अब आइए समय हो चुका है ये जानने का कि क्या कहता है मौसम और देश की मंडियों का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 5 जून 2020 को 20.0 मिलीमीटर वर्षा की संभावना है। 5 जून को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादलों की स्थिति 7 ओक्टा रहेगी। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 90% और न्यूनतम 30% रहने का अनुमान है। वहीं हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और हवा की दिशा के बारे में अनुमान है कि वे उत्तर पूर्व रहेगी। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, और कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।